हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग पहले देखते हैं सुर्खियां क्या क्या आज पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहली खबर है, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अगली खबर है, गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया। उसके बाद अगली खबर है, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया। अगली खबर है, पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मिस्र में COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया। अगली खबर है, 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। और अगली खबर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। और लास्ट खबर है, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का आयोजन। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हरियाणा में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं, इसमें क्या क्या है। 19 से 6 दिसंबर 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गीता से संबंधित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगी और इसमें हिस्सा लेंगी। औपचारिक उद्घाटन कौन करेंगी? राष्ट्रपति जी करेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगी। इसके बाद इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी के दौरान श्रीमद् भागवत गीता के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विद्वान हिस्सा लेंगे। इस उत्सव के दौरान तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें गीता मैराथन और गीता क्विज भी शामिल है। क्या? गीता मैराथन और गीता क्विज भी शामिल है। इस पूरे आयोजन के दौरान छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। और हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 1989 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से कुरुक्षेत्र शहर में गीता महोत्सव आयोजित करने का फैसला किया गया था। और वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार ने इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यानी 2016 में हरियाणा सरकार ने इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया। किसे प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया? गौरव द्विवेदी को। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी कौन है? गौरव द्विवेदी को सार्वजनिक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया है। यानी प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। यह छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी थे। और इनका कार्यकाल जो है पदभार ग्रहण करने से की तारीख से 5 साल का होगा। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होगा। इससे पहले कौन थे प्रसार भारती के CEO? शशि शेखर वेम्पति। कौन थे? शशि शेखर वेम्पति 2017 से 2022 तक प्रसार भारती के CEO थे। और वेम्पति के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, कौन? महानिदेशक के मयंक अग्रवाल जो है इस साल जून में CEO प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और जो है द्विवेदी जी को प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया है। आइए हम लोग अगली खबर को डिटेल से देखते हैं। अगली खबर है, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 68.640 हेक्टेयर में फैले कावेरी दक्षिण
वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यानी तमिलनाडु सरकार ने 68.640 हेक्टेयर में फैले कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। राज्य सरकार ने पहले काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, नारायण पक्षी अभ्यारण्य और कदुवर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया था। यानी तमिलनाडु सरकार इससे पहले जो है काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, नारायण पक्षी अभ्यारण्य, कदुवर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A 1B के तहत की गई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A 1B के तहत की गई। यह नव अधिसूचित वन्यजीव अभ्यारण्य 68.640 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसमें 35 स्तनपायी प्रजाति हैं और 238 पक्षी प्रजातियों का घर है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मिस्र में COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। आइए हम लोग इसके डिटेल से पढ़ते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से मिस्र में COP27 के एक कार्यक्रम में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया। यानी इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किसने किया? भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से मिस्र में जो है COP27 के एक कार्यक्रम में इस अभियान को शुरुआत किया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? 18 से 23 वर्ष के बीच युवाओं को अस्थायी जीवन शैली के संदेश वाहक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली के संदेश वाहक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो के COP26 में, कहाँ पर? ग्लासगो के COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ की अवधारणा पेश की गई थी। लाइफ की अवधारणा किसने पेश किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 के सम्मेलन में। यह अभियान दुनिया भर के युवाओं को जलवायु कार्यवाही की पहल को आगे बढ़ाने वाले युवाओं की पहल की बात करता है, जो कि लाइफ की अवधारणा के साथ प्रतिनिधित्व करता है। और उसके बाद आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। 17वां G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। कैसरावां शिखर सम्मेलन G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। आइए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में, कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी G20 का राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। यह 17वां संस्करण है। कैसा संस्करण है? 17वां संस्करण है। सम्मेलन में कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। शिखर सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यानी शिखर सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आयोजन स्थल पर, कहाँ पर? आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया है। इंडोनेशिया G20 समूह का वर्तमान अध्यक्ष है। यानी इंडोनेशिया जो है G20 समूह का वर्तमान अध्यक्ष है। G20 समूह का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंडोनेशिया है। और भारत 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। यानी 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से भारत जो है G20 की अध्यक्षता संभालेगा। और G20 का गठन 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। G20 का गठन वर्ष कब था? 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। विशेष रूप से पूर्वी एशिया
और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। यानी किसे प्रभावित किया? विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। और साथ में ही G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी है। यानी G20 देशों में दुनिया की कितनी आबादी है? दुनिया की 60% आबादी है। और वैश्विक जीडीपी का 80%, कितना? वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा है। G20 में जो है दुनिया का 60% आबादी है और वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। और G20 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं देखते हैं। अर्जेंटीना हो गया G20 में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G20 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। हम लोग अगली खबर देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय कौन करता है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय जो है इस पुरस्कार की घोषणा करता है। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे दिया गया? शरद कमल अंचता को दिया गया। किसे दिया गया है? शरद कमल अंचता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ी को 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे। पुरस्कार विजेता 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और इस वर्ष में इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए थे, जिन पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया था। और इसमें प्रतिष्ठित खिलाड़ी खेल, पत्रकारिता और खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाले सदस्य शामिल थे। समिति की सिफारिश के आधार पर उचित जांच के बाद सरकार ने निम्नलिखित खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय किया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल अंचता को टेबल टेनिस के लिए दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शरद कमल अंचता को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिए वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार की श्रेणी में राज सिंह, बिमल प्रफुल्ल घोष, दिनेश जवाहर लाइफ टाइम श्रेणी में रखा गया है। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार की श्रेणी में राज सिंह, बिमल प्रफुल्ल घोष, दिनेश जवाहर लाल को लाइफ टाइम श्रेणी में रखा गया है। और वहीं जीवन जोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुजीत मान को नियमित श्रेणी में रखा गया है। और खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी पिछले 4 वर्ष के दौरान आपके प्रतिभा पर दिया जाता है। पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल कूद, गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसी खूबियाँ दिखाने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अंतिम खबर है पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का आयोजन। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं।
15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास कौन सा है? पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कैसा संस्करण? तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा अभ्यास है? सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण है यह 2 दिवसीय विशाल सैन्य अभ्यास 7516 किलोमीटर का समुद्र तटीय इलाके में होगा। यह 2 दिवसीय विशाल सैन्य अभ्यास है 7516 किलोमीटर का समुद्र तटीय इलाके में होगा। पैन इंडिया रक्षा अभ्यास में तटरक्षक बल, महाराष्ट्र पुलिस, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी जिसे बोलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की पुलिस के अलावा सीमा शुल्क, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मत्स्य पालन विभाग महानिदेशक, शिपिंग बंदरगाह प्राधिकरण, तेल संचालन एजेंसियां, महानिदेशालय के कर्मी और अन्य हितधारक शामिल होंगे। कौन कौन से इसमें शामिल होंगे? पैन इंडिया रक्षा अभ्यास में तटरक्षक बल शामिल होंगे, महाराष्ट्र पुलिस होगी, भारतीय तटरक्षक बल जिसे आईसीजी बोलते हैं, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की पुलिस के अलावा सीमा शुल्क, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मत्स्य पालन विभाग के महानिदेशक, शिपिंग बंदरगाह प्राधिकरण, तेल संचालन एजेंसियां और महानिदेशालय के कर्मी और अन्य हितधारक शामिल होंगे। और 26/11 मुंबई हमले के बाद साल 2018 में इस तरह के रक्षा अभ्यास की अवधारणा समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में स्थापित विभिन्न उपायों को मान्य करने के लिए की गई थी। सी विजिल की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करने के लिए है। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समुद्र के जरिए आने वाले खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तटीय रक्षा संगठन की प्रभावशीलता को मान्य करना है। इस सी विजिल 22 का उद्देश्य क्या है? समुद्र के जरिए आने वाले खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तटीय रक्षा संगठन की प्रभावशीलता को मान्य करना है। आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े। पहली खबर थी हरियाणा में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। हरियाणा में कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद गौरव द्विवेदी को जो है प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया। और तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। और अगली खबर है पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में मिस्र में COP27 के कार्यक्रम में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। कहाँ पर? मिस्र के COP27 में आयोजित एक कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से शुरू किया था। और 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए शरद कमल अंचता को टेबल टेनिस के लिए दिया गया। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। अगर खबरें अच्छी लगें तो जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पीडीएफ के लिए आमोद एकेडमी को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।